यहाँ बोल है। दिस ट्रांसमिशन इज पावर्ड बाय डालडा। डालडा, ज्यादा बरकत, ज्यादा बचत। एंड ओलिविया। ओलिविया, शुक्रिया। एंड जामा तेरा इल्हाम है, जामा तेरा कुरआन इमामा है, तेरा कुरआन इमामा है, तेरा मिंबर तेरा अर्शे बरी या रहमतुल लिल आलमीन। तू कुजा मन कुजा हा, तू कुजा मन कुजा हा, तू कुजा मन कुजा हा, तू कुजा मन कुजा। तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, हाँ तू समुंदर में भटकी हुई प्यास हो, तू समुंदर में भटकी हुई प्यास हो। मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुज़र, मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुज़र। बहुत ही खूबसूरत कलाम। बहुत शुक्रिया शहादत तकीउर रहमान फरीदी। बहुत ही प्यारा कलाम जो आपने पेश किया और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पेश किया। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद रहे। नाजरीन, ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और हदीस मुबारका के साथ कामरान आगाज़ करते हैं। बिल्कुल, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब तुम में से कोई रोज़ा अफ्तार करे तो खजूर या छुहारे से अफ्तार करे कि वो बरकत है, और अगर ना मिले तो पानी से कि वो पाक करने वाला है। सादगी जो है नाजरीन इस्लाम का हुस्न है, और रोज़ा अफ्तार के लिए खजूर से बेहतरीन कुछ नहीं है। एक तो ये सुन्नत भी है और फिर साइंसी एतबार से भी मुकम्मल ग़िज़ा भी है। बिल्कुल, हम लोगों को ये अपनी जो आदत है तर्क करनी पड़ेंगी कि जैसे ही रोज़ा अफ्तार होता है हमारी फौरी तौर पर कोशिश होती है कि शरबत या फिर तली हुई चीज़ों को फौरी तौर पर पकड़ा जाए और मज़े लेकर खाया जाए। तो बेहतर ये है कि अपनी सेहत का ख्याल रखा जाए। तो इस्लाम तो माशाल्लाह हमें कब से गाइड करता आ रहा है कि हम लोगों को, हमारे लिए मशअल राह है कि हम लोगों को सब कुछ बताया गया है। हुजूर पाक की ज़िंदगी हमारे लिए मशअल राह है। तो ये हम लोगों को करना पड़ेगा अगर हम लोगों को एक बेहतरीन सेहतमंद ज़िंदगी गुजारनी है। आगे बढ़ते हैं और अब जनाब कुछ पंजाब असम्बली के इंतखाबात का मामला भी है और इलेक्शन कमीशन का लाहे अमल, इस पर क्या होगा बड़ी खबर में आपको बताएंगे। पंजाब असम्बली के इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन का लाहे अमल क्या होगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत अहम बैठक, सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला, पीटीआई का अदलिया से इजहार तशक्कुर। बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई में रिकॉर्ड इजाफा, मॉनेटरी पॉलिसी में 1% इजाफे के बाद शरह 21% हो गई। रवा माली साल के इख्तिताम तक पाकिस्तान में महंगाई की शरह दुगनी हो जाएगी। कैंसर ला इलाज नहीं, लेकिन गरीब के लिए इसका इलाज करवाना मुमकिन भी नहीं। शौकत खानम जानलेवा मरज से लड़ते बेसहारा अफराद का सहारा है। अस्पताल के जरूरतमंदों के साथ खड़े रहने के लिए आपका इस मिशन के साथ खड़ा रहना कितना जरूरी है, डॉक्टर फैसल सुल्तान से इस हवाले से बात होगी। और पूरी दुनिया रमज़ान की रौनकों से पुरनूर है। पाकिस्तान के अलावा भी पाकिस्तानियों का दीगर ममालिक में भी अफ्तार का एहतिमाम, कहाँ किस तरह से मुसलमान रमज़ान गुजार रहे हैं, आज इस हवाले से भी बात करेंगे। और ये बड़ी खूबसूरत रौनक है जो हमें दुनिया भर में दिखाई देती है इस ख़ास रमज़ान के महीने में। तो जनाब, जैसे कि मैंने कहा था कि जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं वो बहुत तेज़ी के साथ हो रही हैं और पंजाब असम्बली के इंतखाबात का मामला है, इलेक्शन कमीशन के इक़दाम को मुस्तरद किया गया है। बड़ा फैसला अदालत से आया। तो स्पेशल रिपोर्ट ने मुदस्सिर इकबाल में ज्वाइन कर चुके हैं जो कि इसी मामले पर बात करेंगे। जी मुदस्सिर, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया सहरिश आपका। और इस वक्त पंजाब असम्बली के इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन का लाया अमल क्या होगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अहम बैठक हुई जिसमें पंजाब में आने वाले इलेक्शन के हवाले से गौर किया गया। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसले पर पीटीआई का मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान था और आज रात इमरान खान खिलाड़ियों से आम खिताब भी करेंगे। लेकिन मामला ये है कि इस वक्त हुकूमत वो इस इलेक्शन, इस फैसले, तमाम तर चीज़ों को मुस्तरद करी, लेकिन
पाकिस्तान मुस्लिम नून की जो चीफ ऑर्गेनाइजर है वो कहती है कि इंतखाबात हुए तो भी ये हारेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले और अगले 5 साल फिर यही रोना रोते रहेंगे। बैरिस्टर एहतशाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कानूनदान भी हैं, सीनियर तजज़ियाकार भी हैं, इनका पर्सन बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर साहब आपके वक्त का। एहतशाम साहब, नून लीग एक जानिब फैसला कबूल नहीं कर रही है, दूसरी जानिब जो है वो पूरी एक अदालत के खिलाफ मुहिम जो ही है, तो सर इस असना में इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराने की पोजीशन में होगा, हुकूमती इदारे उसके साथ होंगे, क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप? बहुत शुक्रिया। एक तो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब पाबंद है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उन्हें तो उसकी मिनोइन जो है उस पर अमल दरामद करना पड़ेगा, और अगर नहीं करेंगे तो उसके फिर नताइज हैं जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले के अंदर मौजूद है। जहाँ तक बात है हुकूमत की, तो हुकूमत शदीद ढिठाई का मुजाहरा कर रही है, जिसमें कोई शक नहीं है, और उन्होंने तो कहा है कि हम इस फैसले को मानते ही नहीं हैं, ये फैसला 4-3 से था। और दूसरी बात यह कि नवाज शरीफ साहब ने कल जो प्रेस टॉक की है, बहुत अरसे बाद पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स की जीनत बने हैं वो, और आकर उन्होंने आते साथ ही कहा कि ये 3 जज साहिबान जिन्होंने फैसला सुनाया है, ये तीनों के खिलाफ रेफरेंस दाखिल करेंगे हम, और होना चाहिए। और मरियम नवाज साहिबा का भी यही ट्वीट था। तो सर्टनली हुकूमत इस मूड में है ही नहीं कि वो इस फैसले पर इम्प्लीमेंट करे। दूसरी तरफ आज मरियम नवाज साहिबा ने जो जिक्र आप कर रहे हैं कि कहा है कि अगर इलेक्शंस होंगे तो इमरान खान इलेक्शन हारेगा, तो फिर करवा दे इलेक्शंस। फिर डर किस बात का है कि अगर आपको लगता है कि आज इलेक्शंस होंगे या जब भी इलेक्शंस होंगे तो इमरान खान इलेक्शंस हारेगा, तो आप इलेक्शंस करवा दें, और अगर वो हारेगा तो अच्छी बात है। ये जितनी भी इस वक्त शोर मचा हुआ है और तसादुम की कैफियत है इदारों के माबैन भी, वो भी खत्म हो जाएगी, आप इलेक्शंस करवा दें। तो बात यह है कि इस वक्त अपना जाती सियासी मुफाद बहुत अजीज है, और दिल ही नहीं भर रहा इक्तदार से, हुकूमत से, ताकत से, और खौफ है कि अगर हुकूमत चली जाएगी तो जो पिछले 10 महीने के अंदर हमने किया है उसका रद्द अमल आएगा। मैं ये कहता हूँ, अक्सर कहता हूँ कि वो रद्द अमल अगर कानून के मुताबिक आए तो ठीक है, वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी बड़े ज़र्फ का मुजाहरा करना पड़ेगा। मिसाल है, अभी तो हम बात ही कर रहे हैं ना ऑन द बेसिस ऑफ असम्पशन के, मिसाल है अभी इलेक्शंस हो जाते हैं 14 मई को और हुकूमत बना लेती है पीटीआई, तो इनको खौफ है बहुत ज्यादा इंतकामी कार्रवाइयों का, क्योंकि इन्होंने अपने दौरे हुकूमत में बहुत सारी इंतकामी कार्रवाइयां की हैं जिनका मेरिट से कोई ताल्लुक नहीं था। तो मेरा ख्याल है कि पीटीआई को तब इंतकामी कार्रवाइयां तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन यह है कि कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक। लेकिन एहतशाम साहब, आज राना सनाउल्लाह साहब भी कहते हैं तासुर ये हो रहा है कि शायद हम डर गए हैं, लेकिन अगर इलेक्शन होता है तो मुल्क तबाही की जानिब जा सकता है। तो इलेक्शन अगर सियासी जमातें ये तासुर दें या खदशात का इजहार करें कि इलेक्शन अगर हुए तो तबाही हो सकती है, तो फिर इलेक्शन का मुतालबा सियासी जमातों से नहीं तो किससे किया जाना चाहिए? मेरे ख्याल में वो अपनी जाती तबाही की बात करें, जाती सियासी तबाही की बात करें। मुल्क तबाही की तरफ इलेक्शंस की वजह से नहीं जाता। मुल्क जो जिनकी बुनियाद में जमहूरियत होती है, जिनका आइन होता है, जहाँ पर कोई कानून होता है और जहाँ पे जमहूर की राय का एहतराम किया जाता है, वहां पर तो इलेक्शंस बड़ा एक मोतबर किस्म की एक्सरसाइज है जिससे अवाम अपने नुमाइंदों को चुनते हैं। तो उससे तो तबाही का कोई खतरा या खदशा नहीं होता, बल्कि अगर इलेक्शंस का रास्ता रोका जाए और जमहूर की ख्वाहिशात का एहतराम न किया जाए तो फिर मुल्क तबाही और तसादुम और केओस की तरफ जाता है, जो कि जा रहा है, जो कि हो रहा है। तो उस चीज का इदराक इन्हें होना चाहिए। लेकिन क्योंकि जैसे कि मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि सियासी तौर पे खुदगर्जी उस इंतहा को पहुंची हुई है कि वहां पे तसादुम की, केओस की, तबाही, मुल्क, ये सारी चीजें जो है ये इस वक्त सेकेंडरी है। जो ज्यादा चीज मैटर करती है पीडीएम की हुकूमत के लिए, 13 जमातों के लिए, वो जाती इक्तदार करता है और इक्तदार में रहने की ख्वाहिश करती है। तो सर ये सिर्फ कंटेम्प्ट का मामला हो रहा है कि अगर वजीर आजम नहीं करवाते हैं तो क्या कंटेम्प्ट का मामला हो सकता है? बिल्कुल हो तो सकता है ना। देखें, अभी तो बिल्कुल कंटेम्प्ट का मामला हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है मुदस्सर कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो तकसीम आपको नजर आ रही है वो भी 97 के बाद आप देखें कि पहली दफा ही हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। मैं अनप्रेसिडेंटेड तो नहीं कहूंगा, 97 में हमने देखी थी तकसीम, लेकिन ये जो तकसीम है ये भी शदीद है। जज साहिबान रिक्यूज भी कर रहे हैं, बेंच टूट भी रहे हैं, फैसले भी कॉन्ट्रडिक्टिंग आ रहे हैं, और ना सिर्फ ये कि वो नजरियाती कानूनी तौर पे कॉन्ट्रडिक्टिंग है, बल्कि उनकी बुनियाद पे अपने अपने तरीके से फैसलों को नफाज कराने की कोशिशें की जा रही हैं जूनियर जज साहब की तरफ से भी। ये भी मैंने
पहली दफा देखा है आपने वकालत के करियर में कि चीफ जस्टिस 184(3) के तहत कोई केस सुन रहे हैं और एक जूनियर जज कहते हैं कि सुन नहीं सकते क्योंकि मैंने फैसला दे दिया है 184(3) के तहत कोई समाअत नहीं हुई, क्योंकि रूल्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि अभी मुकम्मल ही नहीं हुए, और हो भी गए तो भी कभी इम्कान है कि वो स्ट्राइक डाउन हो जाएंगे क्योंकि वो आइन से मुतसादिम है। क्योंकि आप 184(3) जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ दी सुप्रीम कोर्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है, आप लेजिस्लेचर के थ्रू उसकी अपील इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश करें थ्रू एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, जो कि कानून के प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में एक फैसला है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में, तो ये तकसीम जो है वो इधर भी है और जो सियासत के अंदर जो आप बात कर रहे हैं एहतशाम साहब, वो वहाँ भी नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया एहतशाम साहब मौजूद है, बैरिस्टर साहब शुक्रिया आपका। और हम वापस चलते हैं इस वक्त सहरिश और कामरान की जानिब एक बार फिर से। जी बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। और नाजरीन, ये तो बात होगी कुछ सियासत की, और जो माशी सूरत हाल की बात करें तो वो भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, वो भी दिगरगूं ही है। एशियाई तरक्याती बैंक है, उसने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में ये खदशा जाहिर किया है कि रवा माली साल के इख्तिताम तक पाकिस्तान में महंगाई की जो शरह है वो 2 गुना हो जाएगी। दूसरी जानिब नाजायज़ मुनाफाखोरी की बात की जाए तो उसमें मुब्तला जो पाकिस्तानी शहरी हैं अपने ही भाइयों को लूटने में मसरूफ हैं। किसी शहर में भी सरकारी निर्ख पर कुछ फरोख्त नहीं हो रहा है, और बहसियत मुसलमान, बहसियत पाकिस्तानी कौम, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अलमिया है कि अब हमें बुराई जो है वो बुराई भी दिखाई नहीं देती है। जी, डे 1 से हम इस इशू पर बात कर रहे हैं कि हुकूमत की रिट कहीं दिखाई नहीं दे रही, चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं रखा जा रहा। जब बात की जाती है तो ये तो पता चलता है कि पेनल्टी लगा दी गई है, फाइन कर दिया गया है, इतना फाइन इकट्ठा हो गया। लेकिन अगर आप मार्केट में निकले ऑन ग्राउंड रियलिटी मालूम करने के लिए, किसी एक फल फरोश के पास आपको रेट लिस्ट नजर नहीं आएगी। जिसका जो दिल चाह रहा है वैसे लूट रहा है, और अपने मुसलमान बहन भाइयों को इस मुबारक महीने में लूटा जा रहा है। इस पर मजीद भी हम बात करेंगे, एक ब्रेक हम लेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं चाहूँगी सादता तकीयुर रहमान फरीदी कुछ नजराना अकीदत करें पेश, कलाम अच्छा सा, उसके साथ ही हम ब्रेक पर चले जाएंगे। अल्लाह मेरे हैदरे करार पर दुरूद, अल्लाह के शेर हैदरे करार पर दुरूद, हजरत हसन हुसैन के किरदार पर दुरूद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहेंगे। नाजरीन, अगर ज़कात व अतियात की बात की जाए, दूसरों की मदद की बात की जाए, तो बहुत से लोग हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन अगर कैंसर के इलाज की बात की जाए तो शौकत खानम अस्पताल मुल्क में कैंसर का इलाज करने वाले अस्पतालों में पहले नंबर पर है। इस अस्पताल की इंतजामिया और अमला आपकी मदद से ही ये इलाज मुमकिन बनाता है, मगर मौजूदा महंगाई से लोगों की मदद करने वाले भी इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं। इसी सब पर बात करने के लिए डॉक्टर फैसल सुल्तान ने मुझे ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, पाकिस्तान में कैंसर के मरज़ की क्या सूरत हाल है और मुल्क में इसके इलाज के लिए क्या क्या सहूलियात दस्तयाब हैं इस वक्त? कैंसर के जो एदाद-ओ-शुमार हैं उसमें कुछ ये अंदाज़ा है कि तकरीबन 1,80,000 के करीब नए कैंसर के केसेस डिटेक्ट होने चाहिए पाकिस्तान के साइज़ के मुल्क में। इसमें से कितने एक्चुअली डिटेक्ट होते हैं नहीं, उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। लेकिन ये तखमीना है हमारी पॉपुलेशन और हमारी एज पिरामिड के देख के, यानी जो एदाद-ओ-शुमार हैं उसके मुताबिक। फैसिलिटीज़ काफ़ी सारी मौजूद हैं अब पहले की निस्बत, लेकिन अभी भी ये तमाम तर जो 2 लाख कैंसर के केसेस हैं, इनका मुनासिब और प्रॉपर इलाज के लिए पूरी सहूलियात मौजूद नहीं हैं। बहुत सी सहूलियात पब्लिक सेक्टर में हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर में हैं, कुछ नॉन प्रॉफिट्स में हैं, कुछ सरकारी इदारों में हैं। एटॉमिक एनर्जी कमीशन के काफ़ी सारे सेंटर्स हैं जो ये खिदमत अंजाम कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो ये मिलजुल के काम हो रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी भी जो नीड है क्वांटिटी के हिसाब से भी और क्वालिटी के हिसाब से भी, म्यार खुसूसन उसमें अभी कमी मौजूद है। ठीक, अच्छा डॉक्टर, सहूलियात के हवाले से भी पूछना चाहूँगा। शौकत खानम अस्पताल के बारे में बताइएगा कि यहाँ पर किस किस तरह की कौन कौन सी जदीद सहूलियात जो हैं वो मैसर हैं। शौकत खानम की जो मुनफरिद चीज़ हैं उसमें 2 या 3 हैं जिसका मैं मेंशन करूँगा, जिस वजह से ये सहूलियात मैं समझता हूँ काबिल ज़िक्र हैं। एक तो ये कि ये सारा कुछ अंडर वन रूफ है, यानी एक छत के नीचे तशख़ीसी सारी सहूलियात मौजूद हैं, इलाज की सहूलियात, चाहे उसमें सर्जरी हो, कीमोथेरेपी हो, रेडिएशन हो, सपोर्ट सर्विसेज हों, ये तमाम चीज़ें जो हैं एक जगह में मौजूद हैं, मुख्तलिफ मेडिकल स्पेशलिटीज़ के बशमूल। एक चीज़।
दूसरा ये कि हमारी कोशिश होती है कि जब ये फैसिलिटीज़ दें तो इसमें जो गरीब मरीज़ है वो अपना इलाज करवा सके। 75% से ज़्यादा मरीज़ जो हैं उनका इलाज मुफ्त हो रहा हो। ये दूसरी मुनफरिद कैरेक्टरिस्टिक। और तीसरी चीज़ वो ये है कि एक मेयार और क्वालिटी के मुताबिक इलाज हो। ये एटीट्यूड या अप्रोच नहीं होनी चाहिए कि भाई हम अगर किसी को चैरिटेबल रास्ते से ट्रीट कर रहे हैं तो खुदा न खास्ता उसका जो मेयार है वो कम हो। नहीं, उसका मेयार बिल्कुल वही होना चाहिए और वही होता है जो खुद से पेमेंट देने वाले मरीज का है। तो जो अगर लुबे लबाब बता पाऊँ जो सहूलियात हैं तो वो ये हैं, उसमें जो तमाम तरीका इलाज है जिसमें सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी शामिल है। बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब कि इस बात का ख्याल रखा जा रहा है, मयार की खास तौर पर बात की है। दूसरा, लाहौर और पेशावर में मुस्तहिक मरीजों के इलाज पर सालाना कितना खर्चा आता है, इससे भी आगाह कीजिएगा। सालाना जो मुस्तहिक मरीजों के ऊपर उनके बराह रास्त उनके इलाज पे है तकरीबन 11-12 अरब रुपए जो है वो खर्च होता है। और ये जो तादाद है, ये जो मिकदार है ऑब्वियसली वक्त के साथ बढ़ रही है क्योंकि मरीजों की तादाद भी बढ़ रही है और कैंसर का इलाज चूँकि होता भी महंगा है और ख़ास तौर पे इस ग्लोबल महंगाई के ज़माने में, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई है उसके ज़रिए इस इलाज की कॉस्ट में भी इजाफा हुआ है। लेकिन बहरहाल हमें लगातार अपने डोनर सपोर्टर्स के जरिए जो अतियात और ज़कात मिलते हैं उसके जरिए इन तमाम मरीजों का इलाज करना मुमकिन। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे पूछना चाहूँगा अब क्योंकि रमज़ान का महीना, इस माह लोग जो हैं वो अपनी ज़कात भी देते हैं, तो शौकत खानम अस्पताल में ज़कात के पैसों को इस्लामी उसूलों के मुताबिक इस्तेमाल करने का क्या निज़ाम है? बहुत शुक्रिया जी, ये बहुत अहम आपने बात पूछी क्योंकि ज़ाहिर ज़कात जो है एक हमारा रिलीजियस फरीज़ा है और उसको अदा करने में कुछ उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं और उन तमाम ज़रूरियात को पूरा करने की एक सर्टिफिकेशन हमने ली है और शरिया कंप्लायंस सर्टिफिकेट है जिसके ज़रिए ज़ाहिर है एक एक्सटर्नल एक्सपर्ट जो हैं इस मामले में जो फहम रखते हैं और नॉलेज रखते हैं और अथॉरिटी रखते हैं उनके ज़रिए हमारा तमाम जो प्रोसेस है, तरीक़ाकार है, उसको वेट किया गया है और उन्होंने हमें ये सर्टिफिकेट दिए ताकि हम अपने डोनर्स को ये कॉन्फिडेंस दे सकें कि उनकी दी हुई ज़कात जो है और उसका जो मसरफ है वो मजहबी उसूलों के, इस्लामी उसूलों के मुताबिक है। सही। अच्छा, लाहौर और पेशावर के दोनों अस्पतालों में एक ही तरह की सहूलियात दस्तयाब हैं, ऐसा ही है? तमाम जो तरीका इलाज हैं जैसे मैंने अर्ज़ की, रेडिएशन, सर्जरी और कीमोथेरेपी, ये तमाम तो मौजूद हैं लेकिन चूँकि लाहौर 28 साल पुराना कैंपस है और पेशावर जो है निस्बतन इसकी निस्बत नया है तो ये ज़रूर हो सकता है कि एक जगह किसी एक चीज़ में एक्सपर्टीज़ ज़्यादा हो। लाहौर ज़ाहिर पुराना है तो वहाँ जो स्पेशलिस्ट की तादाद है और एट टाइम्स कुछ स्पेशलिटीज़ ऐसी हैं जो यहाँ ज़्यादा जिसे कहते हैं नंबर्स में मौजूद है। लेकिन ओवरऑल दोनों में एक ही तरह की सहूलियात हैं और यकसा उनके जो मेयार है वो बिल्कुल यकसा है। नेचुरली यहाँ ज़ाहिर कैंपस अभी फ़िलहाल उधर की निस्बत बड़ा है, बेड ज़्यादा हैं और कुछ सहूलियात में थोड़ा बहुत फ़र्क हो सका लेकिन जो मेयार। अच्छा फैसल साहब, अब शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट के 2 अस्पताल हैं जो इस वक्त मरीजों को खिदमात फराहम कर रहे हैं और तीसरा अस्पताल जो है वो कराची में इस वक्त ज़ेर तामीर है। तो कराची का ये अस्पताल कैसा होगा? क्या लाहौर और पेशावर की तरह जो मुस्तहिक मरीज हैं उनको बिला मुआवजा इलाज फराहम यहाँ पर भी किया जाएगा? बिल्कुल ऐसा ही है। जो फ्री ट्रीटमेंट है उसका अंदाज और उसका स्टाइल और उसका जो रूल्स हैं उसका तरीक़ाकार बिल्कुल एक जैसा यकसा होगा इंशाल्लाह। और कराची में जो सहूलियात हैं जिस तरह से वहाँ स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, जब वो फुल कंडीशन पे चला जाएगा तो लाहौर से दुगनी होंगी या पेशावर से दुगनी होंगी, ये आप समझ लें। और उसके अंदर जो टाइप ऑफ फैसिलिटीज़ हैं वो भी सारी मॉडर्न और इंतहाई जिसे कहते हैं अप टू डेट जो टेक्नोलॉजीज़ हैं और स्किल्स हैं वो मौजूद होंगी। तो कराची का अस्पताल ना सिर्फ कि फ्री ट्रीटमेंट दे रहा होगा बल्कि उसी मेयार और तरीक़ाकार से दे रहा होगा जैसे कि लाहौर में, बल्कि उसका साइज है। सही। कराची के बाद मुस्तकबिल में कुछ और मंसूबे शुरू करने का भी इम्कान है? इस वक्त तो जी अभी जो हमारे मौजूदा मंसूबे हैं उनको मुस्तहकम करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने अर्ज़ की, पेशावर में हमने फर्दर स्पेशलिटीज़ ऐड करनी है, हमने वहाँ उसको भी फर्दर उनके जो बेड्स हैं उनको इंक्रीज़ करना है। फिर कराची जब शुरू हो चुका है तो उसको भी स्टेबलाइज करना होगा, मुस्तहकम करना होगा, स्पेशलिस्ट हायर करने होंगे और उसके अंदर जो टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं उनको आगे लेके चलना होगा। तो इमीडिएट फ्यूचर के अंदर मुस्तकबिल करीब में हमारे पास कोई नया सेंटर खोलने का प्लान डॉक्टर साहब जो लेकिन इससे वो बहुत अहम रोल किरदार अदा करता है किसी भी ट्रस्ट को चलाने के लिए, तो रवां बरस मुस्तहिक मरीजों के इलाज के लिए कितना बजट आपको दरकार है?
जी, मुस्तहक मरीजों के लिए जैसे मैंने अर्ज़ की जी, ये 11 या 12 अरब रुपए तो जो इनके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उनके लिए चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है हमने कराची का अस्पताल भी बनाना है, तो हमें उसके लिए भी डोनेशंस की ज़रूरत है, उसको कंप्लीट करने के लिए भी। तो इसीलिए हमारी अपील है तमाम हमारे डोनर्स के साथ कि इस साल खुसूसन बढ़ चढ़ कर एहतियात दें, क्योंकि हमने कराची को इनॉग्रेशन डे तक, यानी जिस दिन वो काम करना शुरू होता है वहाँ तक पहुँचाना है, और उसके लिए इक्विपमेंट, सप्लाइज अच्छा, और डॉक्टर जो साहब, दीगर ज़रूरियात हैं कैंसर के इलाज के लिए, वो सब चाहिए सही। होंगे। लोग तो इस रमज़ान शौक़ इस अस्पताल को अपनी ज़कात अतियात देना चाहते हैं, वो कौन से तरीक़े हैं कि जिनसे ये अपना फ़र्ज़ अदा कर सकते हैं? बिल्कुल जी, चेक लिख सकते हैं, बैंक में डोनेशन डाल सकते हैं, बैंक ड्राफ्ट बना के भेज सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के ज़रिए दे सकते हैं, किसी भी मेजर बैंक की ब्रांच में जाके आप बराह रास्त बतौर कैश भी जमा करवा सकते हैं। सो बहुत सारे तरीके हैं, ऑनलाइन, मॉडर्न, पुराने तरीके, सब मिलजुल के मौजूद हैं, और जिसको जो आसान हो और जिसको जिसे कहते हैं ना, जिस पे वो आसानी से डोनेट कर सकें। डॉक्टर साहब, ये तो अब उसकी मुल्क में मुकीमियों की बात हो गई, तो क्या बैरून मुल्क जो मुकीम है पाकिस्तानी, वो भी क्या बासानी अस्पताल को अपनी ज़कात भिजवा सकते हैं, और कैसे भिजवा सकते हैं? जी, बैरून मुल्क में बहुत सारे ममालिक में तो ऐसी एंटिटीज़ रजिस्टर्ड हैं जो शौकत खानम के लिए ख़ुसूसी तौर पे फंड रेजिंग और ज़कात इकट्ठी करती हैं। उनमें अमेरिका है, बरतानिया है, मुत्तहिद अरब अमारात हैं, UAE है, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, यूरोप में कुछ ममालिक हैं। तो यहाँ तो जहाँ जिन ममालिक में, जिन इलाकों में वहाँ के कवानीन के मुताबिक एंटिटीज़ रजिस्टर्ड हैं, आपने उसके अंदर डोनेट करना है, और वहाँ से फिर वो हमें ज़कात और अतियात जो हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और अगर आप किसी ऐसे मुल्क में हैं जहाँ वहाँ की रजिस्टर्ड एंटिटी नहीं मौजूद, तो आप बराह रास्त शौकत खानम की वेबसाइट पे जाके वहाँ डोनेट कर सकते हैं। बल्कि आप नोट करेंगे कि अगर आप शौकत खानम की वेबसाइट पे जाएँ तो वो खुद ही जज कर लेता है, टेक्निकल तरीके से उसको पता चल जाता है कि आप कहाँ से लॉग इन कर रहे हैं। तो आपकी लोकेशन के मुताबिक, आपके जोग्राफिया के मुताबिक आपको गाइडेंस दे दी जाती है कि बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब, आपने बोल टेलीविज़न को, नाजरीन आपसे भी दरख्वास्त है कि दिल खोल कर आप अपनी अतियात जो हैं और ज़कात जो हैं वो शौकत खानम अस्पताल को भिजवाएं। मुझे यहाँ पर ब्रेक का कहा जा रहा है नाजरीन, ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, दुनिया बोल के स्पेशल सेगमेंट में मैं सुमैया रिजवान आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, आज हम कुछ बात करेंगे मुल्क की मौशी सूरत हाल की। अगर हम बात करें तो मुल्क का जो इक़्तिसादी, सियासी और आइनी बहरान है वो रोज़ बरोज़ शदीद होता जा रहा है। PDM इत्तेहाद की हम देख रहे हैं कि इंतखाबात से मुसलसल राह फरार इख्तियार करने की कोशिशें अब दम तोड़ती जा रही हैं, क्योंकि कल जो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया पंजाब और KP में इलेक्शन के इल्तिवा से मुतालिक, जिसमें इलेक्शन कमीशन का जो 8 अक्टूबर को इंतखाबात कराने का फैसला था उसे कलअदम करार दिया, और अब 14 मई को पंजाब में इलेक्शन कराने का हुक्म दिया गया है। मगर वफाकी काबीना और इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं इरफान कादिर, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत पंजाब में इलेक्शन का इम्कान रद्द किया, और इलेक्शन कमीशन इस फैसले का पाबंद नहीं है, और ये कहा कि ये फैसला आइन के खिलाफ है। जहां एक तरफ सियासी बहरान है और वहीं मुआशी मसाइल भी बढ़ रहे हैं। आलमी बैंक ने पाकिस्तान की जो रवा साल की शरह नमू की पेश गोई है उसको बहुत ज़्यादा कम करते हुए कहा है कि सख्त माली हालात और महदूद मालियाती गुंजाइश की वजह से मुल्क की मौशी तरक्की के इम्कानात अब कमज़ोर हो गए हैं। स्टेट बैंक ने शरह सूद को 1% का इजाफा करके बढ़ा दिया है, और शरह सूद है 21%। अब इस तमाम तर सूरत हाल में अगर हम बात करें कि आपको जो सऊदी अरब है वो तो आपको दे रहा है 2 अरब की इमदाद, चीन भी दे रहा है, UAE से मामला अटका हुआ है, IMF से अभी तक स्टाफ मुआहिदा हुआ नहीं। तो ये जो मुआशी सूरत हाल है, क्या ये सियासी इस्तेकाम के बगैर मुमकिन है बेहतर होना? इसी पर हम बात करेंगे। ज्वाइन करें माहिर माशरियात हैं डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस सारी सूरत हाल में जब हम देख रहे हैं कि एक सियासी अदम इस्तेकाम की सूरत हाल है, तो इस सियासी अदम इस्तेकाम, क्या मुआशरी इस्तेकाम हो सकता है मुल्क में? इस सूरत हाल को हुकूमत कहीं बेहतर करती हुई कोई पॉलिसी नजर आती है आपको? देखिए, पहले मैं आपसे एक बात बता दूँ, जिस वक्त अगर आप चले जाएं मई 2022 में, तो उस वक्त स्टेट बैंक ने जो डिस्काउंट रेट था वो 12.5% था, और महंगाई 13.5% थी, यानी 1% का फ़र्क था। आज डिस्काउंट रेट हमारा हो गया 21% और महंगाई हो गई 34.5%, यानी 13 गुना हो गया ये। तो क्या किसी को ये एहसास है कि ये जो 23 करोड़ आवाम है उनकी ज़िंदगी में क्या बर्बादी आ गई? उस पर बात करने की ज़रूरत है पहले, इसलिए कि कुफ्र का निज़ाम तो चल सकता है
मगर जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। मैं अभी आपको 1 मिनट में साबित कर दूंगा। एक स्कीम थी जिसका नाम था बहबूद, जिसमें बेवाएं, यतीम, बुजुर्ग, शहरी, ये सब लोग पैसा लगाते थे और उसमें ये कहा गया था, सारी दुनिया को ढंढोरा पीटा गया कि जनाब उसमें हम ज्यादा शरह मुनाफा दे रहे हैं। मैं आपको रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ, दुनिया की तारीख में और पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा जुल्म इस्तेहसाल नहीं हुआ। आज आप लोग उनको मुनाफा दे रहे हैं, बेवाओं को, यतीम लोगों को, बुजुर्ग शहरियों को 14%, महंगाई 34%, तो 20% मनफी, यानी उनको 20% आप मनफी मुनाफा दे रहे हैं। इससे पहले आपने बिजली का नर्ख बढ़ाया, गैस का नर्ख बढ़ाया, पेट्रोल के नर्ख बढ़ाए, महंगाई बेतहाशा बढ़ी। मुझे कोई ये बता दे कि ये जो पेंशनर्स हैं, ये जो गरीब लोग हैं करोड़ों, वो जब आप उनको 20% मनफी मुनाफा देंगे, 34% महंगाई में 14% देंगे। मुझे याद है आपसे कुछ अर्से पहले 20% दिया जाया करता था उनको और महंगाई 13% से नीचे थी। वो बात समझ में आती थी। तो ये जो आपने कानून तोड़ के कुफ्र के निज़ाम को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये चाहते क्या हैं? मुझे पहले सवाल का जवाब दिया जाए, इसलिए कि मैं आपको कुछ और खतरात बताने चाहता हूँ। अब आप आ जाइए कौमी बचत पर। कौमी बचत में आप इस पर दे रहे हैं 13%, महंगाई 34% है। तो ये जो आप 21% मनफी दे रहे हैं, तो ये क्या लोग पागल हैं जो बैंक कौमी बचत में लगाएंगे? तो अगर ये कौमी बचत में नहीं लगाएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? फिर वो कहते हैं आप निकाल के पैसे जहन्नुम में जाएं। हम तो, गवर्नमेंट कहती है हम तो बैंकों से बॉन्ड भेज देंगे, वहाँ पर हम उनको 20% मुनाफा देंगे। आप 20% मुनाफा दे रहे हैं इन्वेस्टमेंट बॉन्ड में और बेवा यतीमों को तबाह कर रहे हैं। तो ये तो आप आइन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। 2 इस हुकूमत ने ऐसी हरकतें की हैं कि अब इनकी तबाही को कोई रोक नहीं सकता। नवाज शरीफ पहला आदमी था जिसने के सूदी निज़ाम के खिलाफ अपील फाइल की थी। अब डार साहब ने फिर एक सूदी निज़ाम आया था, मैंने आपके प्रोग्राम में भी बताया था, शरीयत कोर्ट का गलत फैसला था। उन्होंने कुछ लोगों के साथ मिलके और उसके पीछे लग गए कि जी हमें इसी निज़ाम को चलाना है, सूदी निज़ाम को। हालांकि तो ये 2 गुनाह ऐसे हैं कि पाकिस्तान की सलामती को जो खतरा है वो तो है ही, ये अवाम को तबाह कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको जो बताने वाला था, क्योंकि आपने कई नुकात उठा दी है, मैं एक सवाल उठाना चाहता हूँ। जिस तरह मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया गया, मैं 1 मिनट के लिए फर्ज कर लेता हूँ कि पीडीएम के साथ तहरीक इंसाफ गले मिल लेते हैं और गले मिलने के बाद ये कहते हैं जी इलेक्शन करा लें, जो जीते वो हुकूमत बना ले और हम कोई एहतजाज नहीं करेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जब ये तफसील में जाएंगे तो आपको अंदाज़ा नहीं है, कौम को अभी अंदाज़ा नहीं है कि 2024 और 2025 में एक अज़दहा हमारी तरफ बढ़ रहा है। इसलिए कि 95 अरब डॉलर के आपने 3 साल में कर्जे वापस करने हैं। तो शाहिद साहब फिर तो वही बात हो गई ना कि अब हुकूमत कोई भी आए, ये तो एक अज़दहा है जो सबको निगलने के लिए तैयार बैठा है और इस अज़दहे को हमने खुद पाला है। हमने पाला नहीं है, हमने उसको परवरिश भी की है, उसको फरोग भी दिया है, उसमें इजाफा भी किया है, उसमें कंट्रीब्यूट भी किया है। मेरा आपसे कहना यह था कि मैं एक सवाल का जवाब चाहता हूँ। देखिए, अवाम तो तबाह हो गया, आपने मुल्क की सलामती को भी खतरे में डाल दिया, आपने जौहरी प्रोग्राम को भी डाल दिया और आपने मिसाइल प्रोग्राम को भी डाल दिया, आपने जोग्राफिया नक्शे को भी पाकिस्तान के खतरे में डाल दिया। मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए, एक तो आप बैरूनी कर्जे 2024 में अदा नहीं कर सकेंगे। आपको मैं यकीन दिला रहा हूं कि FATF दांत तेज कर रहा है। आपने खुद कहा, स्टेट बैंक ने कहा, हुकूमत ने कहा कि जनाब सट्टेबाजी हुई है, हुंडी हवाला हुआ है, तो यही तो मनी लॉन्ड्रिंग है, यही तो टेरर फाइनेंस। तो सर ये जो हम IMF के सामने हैं, IMF की तमाम शराइत भी पूरी करते हैं, IMF अभी तक हमारे साथ स्टाफ मुआहिदा नहीं करता। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा एक्सचेंज कंपनियों ने ये कहा कि हम आपको पैसे देते हैं जो तमाम जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनसे जमा करके, और उसका एक हम मुआहिदा बनाते हैं, आपको IMF से कर्ज देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये जो इस तरह के प्लान्स होते हैं, इस पर कोई वर्किंग क्यों नहीं होती? बाकायदा रिटर्न फॉर्म में ये वजारत ख़जाना को ये मीटिंग में कायमा कमेटी की बात की गई है। नहीं, मेरे ख्याल से ये बातें हमें नहीं करनी चाहिए। अच्छा, दुनिया में इस वक्त कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आज कोई चीन भी अगर चाहे तो पाकिस्तान को नहीं बचा सकता। मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मैं इसलिए कि हमारा मुल्क है, आपका मुल्क है। इन लोगों की बातें छोड़ें, ये जज्बाती बातें करते हैं। आपको $95 बिलियन 3 साल में देने हैं। समझदार पाकिस्तानी फ्री में पैसे नहीं देंगे, ये बहुत बड़ा गलत ख्याल है। इसलिए अभी हमने शरह सूद 6% दी है उनको, दुनिया में 1% है और वो पैसे नहीं ला रहे हैं यहाँ पर। मैं आपको दूसरा खतरा बता रहा हूँ, ये संजीदा मौजू है, इन लोगों की बात छोड़ दें। आप मुझे एक बात बताइए, अगले साल पर हम आ जाते हैं। अगले साल जो हुकूमत को टैक्स रेवेन्यू से मिलना है, उसमें आपने सूबों को हिस्सा दे दिया। उसके बाद जब वफाक के पास पैसे बचेंगे, उस पर तो कर्जों पे सूद अदा नहीं होगा, तो मुल्क कैसे चलेगा? ये तमाशा ना बनाए इस मुल्क का। ये एक जौहरी कुव्वत है, ये दुनिया की 5वीं बड़ी जो है वो आबादी के लिहाज से मुल्क है।
खतरात को समझें, अमेरिका के न्यू ग्रेड को समझें, एक साजिश के तहत इस मुल्क की मईशत को। डॉक्टर साहब होगा क्या? देखें, हल की तरफ तो जाना पड़ेगा। अगर ये हुकूमत नहीं देख रही, कोई और हुकूमत हल की तरफ जाती है, तो क्या कोई ऑप्शंस हैं? आज हमारी शरह सूद 21% पर है, तो हम कहाँ होंगे फिर 1 साल बाद? अच्छा, मुझे एक और, देखिए हमारा दुश्मन भारत है। अगर मैं कोई बुरा ना माने तो मैं आपको 3 जुमले बता दूं। भारत में डिस्काउंट रेट 6.5% है इस वक्त, मेरे मुल्क में 21% है। भारत में महंगाई 6% है, मेरे मुल्क में 34% है। सही बात। भारत की शरह नमू 6% है, मेरी शरह नमू आपको पता है कितनी है? 0.3। यानी वो आपसे हर चीज में 8 से 12 गुना आगे जा रहा है। चीन जिसको अभी तक आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, चीन जो आलमी मनाती निज़ाम में जो हिस्सा मांग रहा है, वो आइंदा पाकिस्तान की मदद नहीं कर सकेगा, इसलिए कि उसको आलमी मालियाती निज़ाम में हिस्सा चाहिए। वो IMF के बगैर आपकी मदद नहीं करेगा 2024 में। और वो पाकिस्तान को मजबूर करेगा कि आप भारत के साथ ज़मीनी रास्ते से तिजारत करें, जो आप 1948 से नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि उनका CPEC जो है वो कनेक्टिविटी है। चीन अपने आप को आलमी ताकत बना रहा है, वो पाकिस्तान की खातिर अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को, ब्रिक्स को, जिसमें भारत शामिल है, पाकिस्तान शामिल नहीं है, उसने सऊदी अरब ईरान से दोस्ती कर ली, उसने रूस के साथ दोस्ती कर ली। वो सारी चीज़ें इसलिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान पर कुर्बान कर देगा। आज होश करें, आज हकल के कानून, यानी चीन हमारा दोस्त जरूर है, लेकिन अपने मुफाद को दाव पे नहीं लगाएगा, वो आइंदा आपकी इतनी मदद नहीं कर सकेगा। आज अगर होश के नाखून नहीं लिए और आज इस्लाहात करके, सियासी झगड़े को खत्म करके, मईशत को ताकतवर, एक तरफ देखिए आपने तो 85 आदमी की कैबिनेट बना ली, बैरूनी लोज हो रहे हैं, और बहबूद पर आप 20% मनफी मुनाफा दे रहे हैं। ये जुल्म नहीं है तो क्या है? आप क्या चाहते क्या हैं? मईशत की शरह नमू आपकी 0.3%, आपके कर्जे बेताशा बढ़ रहे हैं, आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गिर रहा है, हमारी बरामदात $2 अरब गिर गई, हर चीज गिर रही है। और आपने इंपोर्ट्स कम करके अगर तिजारती खसारा कम किया है तो आपका शरह नमू तो 0.3 पे आने वाला है, भारत तो 6% पे जा रहे हैं। तो ये जगलरी छोड़ें, डार साहब भी छोड़ें, और जो शहबाज शरीफ साहब उनकी काबीना भी छोड़ें, हकाइक पे बात करें, हकाइक पर बात करें और आवाम को सच बताएं। ये आवाम को ढकोसले ना बताएं कि किसने क्या किया और किसने क्या नहीं किया। आपने क्या किया ये बताएं। आप बता दीजिए, मैंने आपको बता दिया, वो नहीं बताएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप शाहजहां सिद्दीकी साहब, हमेशा आप ब्लंट बात करते हैं, वो बात करते हैं जो हकाइक पर रियलिटी मबनी होती है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। शाहजहां सिद्दीकी साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं, यकीनन ये वो गुफ्तगू है जो कि बिल्कुल समझ में आने वाली है, रियलिटी पर मबनी है, ग्राउंड रियलिटीज पर मबनी है। हुकूमत को चाहिए ख्वाबो ख्याल से बाहर आए, लोगों को सच्चाई बताए, और इस सूरत हाल से हमको निकाला कैसे जाएगा हमें वो बता दीजिए। हमें इस सूरत हाल में क्यों घसीटा गया है, इस महंगाई को हमारे ऊपर क्यों मुसल्लत किया गया है, इस मुआशी बहरान का हल क्या है, ये हुकूमत को बताना होगा। यहाँ पर मैं क्लोज करती हूँ और आपको लिए चलेंगे बोल के जायके में। आज देखते हैं हमारे शेफ क्या बना रहे हैं। बोल के जायके इज प्रेजेंटेड बाय डालडा, ज्यादा बरकत, ज्यादा बचत। एंड पावर्ड बाय रूह अफ़ज़ा, जिंदगी मुबारक। जी जनाब, वेलकम टू बोल के जायके, और मेरे साथ मौजूद है मामूल के मुताबिक शेफ जुबैर मलिक। और आज भी बड़ी क्विक और ज़बरदस्ती रेसिपीज़ यहाँ पर रेडी होने वाली हैं। अफ्तार के लिए इत्तेमाम आप भी कर रहे होंगे, हमारी भी तैयारी जारी है। और आज क्या बनाना सिखा रहे हैं आप? आज जो रेसिपीज़ आप लोगों से शेयर कर रहे हैं, एक तो वैसे हमने डायनामाइट प्रॉन्स खाया है, बहुत ज़्यादा मोस्टली हम रेस्टोरेंट्स में खा रहे होते हैं। तो आज मैं जो रेसिपी शेयर कर रहा हूँ, डायनामाइट चिकन हम बनाएंगे। प्रॉन्स भी आप डाल सकते हैं, आप बीफ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन प्रॉन्स और चिकन का अपना ही एक मज़ा है। तो वो एक तो हम ये आपसे बना रहे हैं डायनामाइट चिकन, आपसे शेयर करेंगे। साथ साथ सबरोसो का चिकन स्टफ़ रोल, जो कि सबरोसो की तरफ से आपको पता है बिल्कुल सबरोसो जनाब वैरायटी है इनके पास, और सारा ऑटोमेटेड प्रोसेस के थ्रू ये बनाया जाता है। ह्यूमन कांटेक्ट कम रखा जाता है। आजकल कोरोना भी फिर से सर उठा रहा है, ऐसे में कोशिश की जाती है कि हाइजीन और सेफ्टी का बहुत ख्याल रखा जाए, ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट कम हो, इसीलिए ऑटोमेटेड मशीनरी के थ्रू इन सब चीज़ों को प्रोसेस किया जाता है, बनाया जाता है। तो सबसे सेफेस्ट है, आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ऑफ कोर्स सबरोसो की एक बड़ी ख़ास बात है कि आप देखें कि इसमें बड़ी एक रेंज है। सीख कबाब, काफ्ता कबाब है, शामी कबाब है, साथ में रेशमी कबाब है, और बहुत सारे ऐसे फ्रोज़न आइटम्स हैं। इवन इनका मीट भी अगर आप इजीली परचेज़ करें तो जब आप उसको डीप, असल में हम लोगों की कोशिश होती है कि जो चीज़ हमारी आंखों के सामने, हमारी नज़रों के सामने बने, साफ़ सुथरी हो, उसको हम तरजीह देते हैं। तो ऐसे में सबरोसो जो है, इस पर आपका ट्रस्ट बहाल होगा। ये इतनी सेफ्टी के साथ, इतनी सफाई के साथ ख्याल रखते हुए इस चीज़ का कि बिल्कुल जरासीमों से पाक, ह्यूमन कांटेक्ट जहाँ आए वहाँ कहीं ना कहीं जरासीम आ जाते हैं। तो लिहाजा ऑटोमेटेड मशीनरीज को इसीलिए इस्तेमाल किया गया कि हाइजीन
का प्रॉपर ख्याल रखा जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो बढ़ते हैं आज की रेसिपीज़ की जाने में। इससे पहले कि हम रेसिपीज़ आप लोगों को शेयर करें, हाथ को वॉश करना सबसे पहले पॉसिबल ये तो पहला काम है। बिल्कुल। और लाइफ बॉय 99.9% जर्म किलर है, और आजकल वैसे भी कोविड मार्केट के अंदर इन है, तो आपने बड़ा ख़ास ख्याल करना है। मेक श्योर जब आप कुकिंग करें तो आपने हाथ को प्रॉपर्ली वॉश करना है। तो सबसे पहले जो रेसिपी है हमारी डायनामाइट चिकन की है, जो कि नॉर्मली हम रेस्टोरेंट्स के अंदर खा रहे होते हैं, और ऐसा भी होता है समटाइम आप घर पे ही बनाते हैं। अच्छा, इसमें वैसे ये प्रॉन्स में ही बनता है, लेकिन इसको हम चिकन की फॉर्म में बना रहे हैं, और बड़ा कमाल और बहुत टेस्ट जो है वो इसका टेस्ट होता है। तो आप लोगों से इसकी रेसिपी शेयर कर रहे हैं। इससे पहले कि हम अपनी रेसिपी जाने बढ़ें, तो यहाँ पे मैं शामिल करूँगा डालडा कुकिंग ऑयल। जी बिल्कुल, आप ये लीजिए। जहाँ मामता, अच्छा वहाँ पे भी है, जहाँ मामता वहाँ डालडा, ना बदले ज़माना ना बदला डालडा। तो ये 80 सालों से ज़ायद माओं का इस पर बेहद भरोसा है, जो इसे कामयाब ब्रांड बनाता है। जनाब, डालडा लाया ज़्यादा सेहत, ज़्यादा क्वालिटी, क्योंकि डालडा क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तकरीबन 2 कप के करीब हमने डालडा कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया, ठीक है। और मेक श्योर कोई भी फ्राइड आइटम बनाए तो उसमें आपने बड़ा खास ख्याल रखना है कि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। सही, तो धीमी आंच पर हो, मतलब बहुत। और हम ये भी बता दें कि जो हमारे पैन्स हैं, ये द शेफ मैजेस्टिक के पैन्स हैं, जो कि सीक्रेट है फास्ट कुकिंग के पीछे। जनाब, इसमें खाना चिपकता नहीं है, जलता नहीं है, और इसमें खाना अगर आप घर पर बनाएंगे तो आपको फील होगा खाना जल्दी बन जाता है। वाकई हम भी देखें आप कितना बना रहे होते हैं रोजाना, कितना कमाल का खाना बनता है हमारा। बिल्कुल बिल्कुल। तो डायनामाइट चिकन के लिए यहाँ पे चिकन की क्यूब्स हैं इस फॉर्म में, और ये आपने जो है इस तरह से क्यूब्स करवा लेने हैं। और उसके साथ साथ जो है इसमें काली मिर्च का पाउडर जाएगा, गार्लिक पाउडर जाएगा, साथ साथ रेड चिली पाउडर है, नमक है। इसमें एक चीज़ की हम इन्हेंसमेंट करेंगे, और शायद आप गैस कर लें कि हम किस चीज़ की इन्हेंसमेंट करेंगे। मेरे ख्याल से आप गैस करें कौन से मसाले हम डालने वाले हैं इसमें आज। टिक्का मसाला, लाजवाब का टिक्का मसाला डालेंगे। बल्कि और डायनामाइट का मतलब भी बता दूं ना, डायनामाइट है कि धमाकेदार, मतलब समथिंग वेरी स्पाइसी, वेरी एक्साइटिंग, जो खा के मजा आ जाएगा। उसका नाम इन्होंने ऐसा रखा हुआ, डायनामाइट चिकन। और लाजवाब का जो है वो अचार गोश्त मसाला है। अच्छा, इसमें एक बड़ी खास बात है। अच्छा, अचार गोश्त डलेगा इसमें? अचार गोश्त डालूंगा। अच्छा, आप टिक्का भी डाल सकते हैं, आप कढ़ाई गोश्त भी डाल सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा फ्लेवर और इन्हेंस हो जाता है। तो हम अगर अपने देसी मसाले डालते हैं ना, तो उससे बड़ा अच्छा एक फ्लेवर इन्हेंस हो जाता है। ये लाजवाब की अचार गोश्त मसाले में एक बड़ी खास बात है कि इसमें 2 साशे हैं। एक तो रेड है, जो कि रेड मसाला होता है, और एक है ब्लैक मसाला। अच्छा, हाँ, ये देखें, ये इनके ब्लैक मसाले भी हैं लाजवाब के। और अच्छा, रेड मसाला काली मिर्च में बना होगा, लाल मिर्च में बना होगा, और जो ब्लैक मसाला है वो काली मिर्च में बना होगा। थोड़े से ड्राई हर्ब्स भी हैं। और साथ साथ लाजवाब की एक बड़ी खास बात है कि लेबॉर्ट्री से 100% अप्रूव्ड है। सही। और साथ साथ नेचुरल इंग्रेडिएंट से जो है वो तैयार किया गया है, किसी किस्म का कोई भी केमिकल या प्रिजर्वेटिव शामिल नहीं है इसमें। तो आप इजीली जो है वो परचेज भी कर सकते हैं बहुत सस्ते प्राइस में मार्केट के अंदर। बिल्कुल। और मैं ये भी बता दूं कि हमारे जो ये किचन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो फोटाइल के हैं। फोटाइल को पाकिस्तान में तकरीबन 20 साल हो गए हैं, और मुल्क भर में 15 से ज़ायद इसकी ब्रांचेस मौजूद हैं। इसके साथ साथ मुल्क के तमाम बड़े शहरों में इसके तकरीबन बड़ी तादाद में डीलर्स भी मौजूद हैं, जिनसे आप जाकर इन प्रोडक्ट्स के हवाले से पूछ सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट्स आपको यहाँ नज़र आ रही हैं। हमारा अवन भी, हमारा माइक्रोवेव भी, हमारा स्टोव भी, ये सब फोटाइल का है। यहाँ पर हाई क्वालिटी अप्लायंसेस है पूरे पाकिस्तान में फोटाइल की। अगर आप घर बनवा रहे हैं, घर बनवाने का सोच रहे हैं, तो किचन में फोटाइल के अप्लायंसेस ज़रूर लगवाइएगा। अच्छा, ये मसाले आपने डाल हाँ, ये चिकन क्यूब में मैंने जो इसमें शामिल किया है लाजवाब का अचार मसाला, नमक शामिल किया है, थोड़ा सा गार्लिक पाउडर शामिल किया है, काली मिर्चों का पाउडर शामिल किया है। सही। और इसी के साथ साथ अब इस स्टेज पे आपने यहाँ पे थोड़ा सा आपने मैदा शामिल करना है, ठीक है, इस तरह से, बहुत ज़्यादा नहीं। और इसी के साथ साथ ये है मेरे पास कॉर्नफ्लोर, रफ़ान का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये ½ टीस्पून इसमें चला गया, ठीक है, इस तरह से। और इसको हम एक थोड़े से बड़े मिक्सिंग बोल के अंदर ऐड करते हैं ताकि इसकी हम कोटिंग प्रॉपर कर सकें। ठीक हो गया, ठीक है। और अच्छा, इसमें मोस्टली ऐसा होता है कि ये जो बैटर बना हुआ है ना, ये थोड़ा सा लिक्विडी होता है पानी फॉर्म के अंदर, यानी कि इन दोनों बैटर को जो है वो एक पैन में डाल के उसके बाद एक अंडा शामिल कर लिया और चिल ठंडा पानी शामिल करके उसका एक थिक बैटर बनाया जाता है। और उसके बाद इस चिकन को उसमें डिप करके और फिर ऑयल में फ्राई। ठीक है। लेकिन मैं इसका चूँकि ये ड्राई बैटर बना रहा हूँ, आप ड्राई बैटर भी बना सकते हैं अगर टाइम शॉर्ट हो आपके पास, तो आप इसका ड्राई बैटर बना। अच्छा, वो प्रॉब्लम तो नहीं होती कि मतलब जल जाएगा कॉर्नफ्लोर या कुछ सख्त हो जाएगा चिकन? नहीं, अभी आपके सामने देखिए, इंशाल्लाह फ्राई करूँगा,
कुछ भी नहीं होगा। सही, ठीक है, तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और शामिल कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से। और अगर आपको लगे कि स्पाइसेस कम हैं, थोड़ा सा आपको स्पाइसी खाना है, तो आप अपने हिसाब से इसमें चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो ये हमने जो है काली मिर्चों का पाउडर शामिल कर दिया, ठीक है, और ये आ गया गार्लिक पाउडर, ठीक है। और इस तरह से जो है आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद अब इसको हम हाथों की मदद से पहले मैं चेक कर लूँ कि ऑयल हमारा जो है वो कितना फ्राई हो गया है। बिल्कुल डन है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप इसको शामिल कर दें ऑयल में, और थोड़ा सा जब आप देखेंगे जब ये फ्राई होगा थोड़ा सा क्रिस्पी और क्रंची जो है वो इसका टेस्ट आ जाएगा। दूसरी तरफ इसका हम बनाएंगे डायनामाइट सॉस, जो कि डायनामाइट, अच्छा, यानी कि चिकन को सॉस में डाल देंगे आप? हाँ, सॉस में इसको हम सर्व करेंगे। अच्छा, इसको सर्व मतलब ये चावलों के साथ खाया जाता है? नहीं, ये जस्ट लाइक एपिटाइजर है। जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप चीज़ बॉल और फिर मोज़रेला चीज़ी स्टिक्स होते हैं वो, और साथ में जो है वो जिंगर के जो स्ट्रिप्स होते हैं पतले पतले से, जो हमने लास्ट टाइम बनाए भी थे, तो वो भी हम जो है वो एपिटाइज़र में ले रहे हो। तो इसी तरह ये भी है, इसको भी आप एज अ एपिटाइज़र ही जो है वो कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आसान अल्फाज में रूखा खाने के लिए, लेकिन बिल्कुल रूखा नहीं होगा। सॉस ऑफ कोर्स हम जो है वो सर्व कर रहे हैं। तो इसको मैं कर देता हूँ एक तरफ, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास है फ्रेश मेयो, ठीक है, मेयोनीज़ है, ये मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। और साथ में हम ये इसमें इस्तेमाल करेंगे सही कनौर का चिली गार्लिक केचप। अच्छा, डायनामाइट सॉस के लिए बहुत इजी सॉस है, आप घर में इसको बना के स्टोर भी कर सकते हैं। ये तकरीबन हाफ कप के करीब मैंने ये शामिल कर दिया, ठीक है। और उसके बाद जो है ये आ गया काली मिर्चों का पाउडर, ठीक है, हाफ टी स्पून। और ये है मेरे पास गार्लिक पाउडर, जो कि आपको इजीली मार्केट में मिल जाता है, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है, ठीक है। और इसी के साथ साथ ये है मेरे पास सॉल्ट, ठीक है। और ये थोड़ा सा स्पाइसी सॉस होता है, तो ये हम शामिल कर रहे हैं रेड चिली पाउडर, ठीक है, ये हमने शामिल कर दिया। और अब ये सॉस थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा, इसका कलर आप देखिएगा कितना चेंज हो जाएगा। बिल्कुल, मेरे ख्याल से आप तो घर पे ये कुकिंग करती हूँ मैं, करती होंगी, और सॉस भी बनाया होगा आपने। ये मुझे आइडिया हो रहा है बहुत चटपटा सॉस बनने वाला है, क्योंकि इसमें देखें ना आपने, हमने चले जी ऐसा करते हैं कि हम लोग ये सॉस रेडी करते हैं चिकन, जब तक हमारी फ्राई हो रही है एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए बोल के जायके। जी जनाब, वेलकम बैक। सॉस तैयार हो चुकी है, चिकन फ्राई हो चुका है, और अब टाइम बचाने के लिए हमारे शेफ जुबैर ने सर्विंग भी कर दिया। दिखा दें जनाब कैसे सर्व किया है। ये आप देख सकते हैं कि हमारे कैमरामैन दिखाएं। अच्छा, मैं चाहूंगी पहले रेसिपी कार्ड दिखा दें उस पे, ताकि पता चल जाए इसमें क्या क्या डाला है। रेसिपी कार्ड पर जनाब प्रोड्यूसर साहब दिखाइए, बताइए आप क्या क्या डाला है। आपने जो है वो चिकन का तकरीबन 300 ग्राम के करीब जो है वो चिकन की क्यूब्स लेने हैं। उसमें आप जो है लाजवाब का टिक्का मसाला या फिर आप अचार मसाला भी शामिल कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा हमने जो है वो रेड चिली पाउडर का शामिल किया, काली मिर्चों का शामिल किया, नमक शामिल किया। साथ साथ इस चिकन को थोड़ा सा क्रंची बनाना है आपने, क्रिस्पी बनाना है, तो उसके लिए आपने जो है इसमें थोड़ा सा मैदा शामिल करना है, कॉर्नफ्लोर शामिल करना है। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद इसकी कोटिंग करके आप इसको डालडा कुकिंग ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिएगा। दूसरी जानिब जो है हमने डायनामाइट सॉस बनाया, जो कि बहुत ही आसान सी रेसिपी है। जस्ट आपने 1 कप के करीब जो है मेयोनीज़ लेना है, और उसके साथ साथ जो है चिली गार्लिक केचप है, थोड़ा सा जो है हमने इसमें रेड चिली पाउडर, काली मिर्चों का पाउडर, आप हॉट सॉस भी शामिल कर सकते हैं, थोड़ा सा कलर इसका और भी इनहैंस हो जाएगा। बल्कि आप लाजवाब का थोड़ा सा सॉस में भी टिक्का मसाला या फिर आप अचार मसाला भी। और चिकन अगर आपने यूज़ करनी है तो आप सबरोसो की चिकन यूज़ करें, उसको आप डीप फ्रीज कीजिएगा, डीफ्रॉस्ट किया था। हाँ बिल्कुल, और उसके बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल की बात आती है, सबसे ऊपर नाम आता है सबरोसो का, क्योंकि खास ख्याल रखा जाता है हाइजीन का। तो जनाब ये रेसिपी हमारी बिल्कुल रेडी है, गार्निशिंग इसकी हो चुकी है। कैमरामैन आप इनको दिखा दें, और आप नाज़रीन लाजमी इसको अपनी इफ्तार में ट्राई कीजिएगा। जो ख़वातीन हमें देख रही हैं ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, आपको बहुत मज़ा आएगा, बच्चे काफ़ी खुश होकर खाएंगे। इसके साथ ही जनाब मुझे और शेफ जुबैर को इजाजत दीजिए बोल के जायके से। अल्लाह हाफिज। बोल के जायके इज प्रेजेंटेड बाय डालडा, ज्यादा बरकत, ज्यादा बचत। एंड पावर्ड बाय रूह अफ़ज़ा, जिंदगी मुबारक।
नाजरीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया का जहां पर बहुत मुस्बत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, बहुत से लोग इससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं, वहां पर कुछ मनफी पहलू भी सामने आ रहे हैं जिनकी रोकथाम बहुत ज़रूरी है। इसी हवाले से बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राव अब्दुल रहीम, एडवोकेट हैं और चेयरमैन लीगल कमीशन ऑन ब्लास्फेमी पाकिस्तान के साथ इनका ताल्लुक है। और सोशल मीडिया पर अल्लाह, रसूलुल्लाह, अहले बैत अतहार, उम्महातुल मोमिनीन, असहाब रसूल, कुरान पाक और परचम पाकिस्तान की तौहीन के खात्मे के लिए ये काम कर रहे हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया एडवोकेट साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो बताइएगा एडवोकेट साहब, सोशल मीडिया पर क्या कुछ चल रहा है जिसके खात्मे के लिए आप इस वक्त काम कर रहे हैं? जो 1400 साल में कभी सोचा नहीं गया और 74 साल में कभी देखा नहीं गया, वो कुछ चल रहा है। यानी इंसानी, मैं मुबम अंदाज में आपको बता सकता हूँ क्योंकि आपका ज़ाहिरी बात है मेरी पूरी कौम देख रही है, माएँ बहनें देख रही हैं। इंसानी जिस्म के वो एज़ा जिसका मैं और आप तन्हाई में भी जिक्र नहीं कर सकते, उन एज़ा पे इन हस्तियों के मुक़द्दसात के जिनके आपने नाम लिए लिखे जाते हैं, फिर यहीं पर नहीं बस की जाती, फिर इसके बाद बदफेली की जाती है। अस्तग़फिरुल्लाह। और इन तस्वीरों को और इसकी वीडियो बनाकर मखसूस एप्लीकेशन और इन ग्रुपों में शेयर की जाती है। और इस सारी चीज़ का मकसद है मेरे मुल्क को तबाह करना, ताकि ये मवाद बाहर आए और इस पर लोग आपस में दस्तो गिरेबान हो जाएं। हम मेरे ही लोग एहतजाज करें और मेरी ही फोर्सेस उनको रोकने के लिए मजबूर हों और आपस में दस्तो गिरेबान कर दिए जाएं। मेरे मुल्क की इकॉनमी तबाह कर दी जाए, मेरे मुल्क का सुकून तबाह कर दिया जाए। ये मुनज़्ज़म साजिश का मकसद है उसका। मज़हब से, मज़हब के मानने वालों को दूर कर दिया जाए, इनके दिलों में मज़हब की नफ़रतें पैदा कर दी जाएं। ये सफ़र चला बेहयाई से। आपको पता है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इस वक्त पोर्नोग्राफ़ी देखी जा रही है दुनिया में। पोर्नोग्राफ़ी से ये लेकर मुख्तलिफ स्टेप वाइज ले जाकर इन्होंने तमाम इक़दार, तहज़ीब, माशरे की जो मौजूद थी हमारे में, मज़हब की इक़दार, वो ख़त्म करने के दर पे हैं ये लोग। और इनकी जो कौन लोग हैं ये, और ये यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में आ कैसे गए? ब्रेक में हम बात भी कर रहे थे, 50 लाख से ज़्यादा वेबसाइट्स मौजूद हैं और हमें पता ही नहीं है इसका अभी तक हुकूमत पाकिस्तान कोई भी तोड़ नहीं कर पाई है। देखें, हम हुकूमत के साथ भी राब्ते में, बहुत सी जगह पे उन्होंने हमारी मदद भी की है, हुकूमत को भी हमने अलर्ट किया है। ये कौन कर रहे हैं? इसमें कलमा गो के बच्चे, मेरे और आपकी नस्ल, इस मुल्क के शहरी, और ये कराची से लेकर खैबर तक हर शहर में मौजूद हैं। 4 लाख इनकी तादाद है। FIA ने ये रिपोर्ट सबमिट की है कोर्ट में स्टेटमेंट दी है। हमारी रिसर्च 4 लाख से भी ज़्यादा की है। ये सारा मवाद, जितना मैंने आपको कहा कि 50 लाख से ज़्यादा URLs पड़े हुए हैं, इसने ये माइंस लगा दी गई मेरे मुल्क के माशरे के नीचे कि ये किसी भी टाइम पर फट सकती हैं। इसलिए हम इसकी रोकथाम के लिए लगे हुए हैं। साइबर क्राइम सेल क्या कर रहा है इसकी रोकथाम के लिए? फिल्ट्रेशन वैसे तो मौजूद है, अब बहुत सी वेबसाइट्स उन्होंने ब्लॉक कर दी, इन पे क्यों अभी तक? देखिए, फिल्ट्रेशन ये लगेगा अब सोशल मीडिया पर और हर सूरत लगेगा कि कहीं पर भी ब्लास्फेमियस ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल ना शेयर हो, ना डाउनलोड हो, ना अपलोड हो। ये हमने रिक्वेस्ट अच्छा, मुझे लगता था कि ऐसा हो नहीं रहा है। ये ऐसा हो कैसे रहा है, वो भी सबकी नाक के नीचे, जिसके बारे में हमें पता है कि इस हवाले से हमारी कितनी मजहबी हमारे साथ मोहब्बत मौजूद है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन उसके बावजूद ये सारा हो रहा है और हम हर इदारे के सामने पिछले 2 साल से पीट रहे हैं कि खुदारा इसको आकर रोकें। आज मैं आवाम के सामने पहली दफ़ा ये सामने रख रहा हूँ सिर्फ इस वजह से कि इसका हल नहीं मेरे पास कुछ रहा। मैं अपनी आवाम को बचाने के लिए आगाही मुहिम पर आ गया हूँ। जहाँ पर 4 लाख लोग हों, उनको कानून के ज़रिए भी नहीं पकड़ा जा सकता जब तक उस पूरे माशरे को उसके नरेटिव के ख़िलाफ़ नरेटिव के लिए अलर्ट ना कर दिया जाए। वो नरेटिव क्या है कि मैं और आप, हर बाप, जब रियासत काम नहीं कर रही, जहाँ बहुत से फेलियर हैं, वहाँ भी तो हम खुद कर रहे हैं ना जी। तो इस काम में भी जब बच्चा पकड़ा जाएगा तो सबसे ज़्यादा करब किस पे होगा? वालिद पे। तो वालिद की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है, माशरे की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों पे, अपने औलाद पे
ये देखें कि सोशल मीडिया पे वो क्या देख रहे हैं। वो सोशल मीडिया पे फाश मवाद देखकर ब्लास्फेमी तक जा रहे हैं, वो तखरीबी कार्रवाइयों में इन्वॉल्व होने लगे हैं या तामीरी काम में जा रहे हैं। मुल्क के लिए वो फ़ायदेमंद बच्चे बन रहे हैं या मुल्क के लिए नुकसान बन रहा है। जिन बच्चों को मैंने पाल पोस के 22 साल तक बड़ा करता हूँ, 30 साल का बड़ा करता हूँ, वो कौम के लिए कोई पॉजिटिव रोल अदा करेगा या वो जेल का ईंधन बन जाएगा, ये नज़र तो मैंने रखनी है, वालिद ने रखनी है। तो वालिद जब जिम्मेदारियों से पीछे हट गए हैं तो इस वक्त इस वजह से ये सारी कौम जो है तबाही के वालिदैन को भी नजर रखने की जरूरत है। बल्कि आप ब्रेक में जो बता रहे थे कि इसके पीछे वो लोग भी मुलव्विस हैं जिन्होंने कुरान को पढ़ा है, हाफिज कुरान। मैं ये आपके सामने रखता हूँ कि इसके अंदर आलम शेखुल हदीस पकड़े गए, हाफिज कुरान पकड़े गए, नात खान पकड़े गए, सजादा नशीन पकड़े गए, महफिल मिलाद करने वाले पकड़े गए, नामूस रिसालत के तराने गाने वाले पकड़े गए और सैयदा फातिमा के कसीदे पढ़ने वाले पकड़े गए। और खुद ये मवाद शेयर कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। मैंने ऐसे, मैं आपको थोड़ा सा एक टाइम ले रहा हूँ, ऐसा अहले हदीस मसलक से लोग पकड़े जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकिया सारी तौहीन के साथ अल्लाह की तौहीन कर रहे थे। मैंने ऐसे बरेलवी मसलक के बड़े नात खान और बहुत मिलादे मिलाने वाले पकड़े जो बकिया गुस्ताखी के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदतरीन तौहीन कर रहे थे। मैंने ऐसे देवबंदी पकड़े जो उम्महातुल मोमिनीन और सहाबा की तौहीन कर रहे थे। मैंने ऐसे अहले तशी पकड़े जो सैयदा फातिमा की तौहीन कर रहे थे, जिस हस्ती की कहीं पे कोई तौहीन नहीं कर सकता उनकी। मैंने ऐसे क्रिश्चियन पकड़े जो हज़रत ईसा की तौहीन कर रहे थे। तो ये तमाम मज़ाहिब इस वक्त एट स्टेक पे हैं और हर मज़हब की ये ख्वाहिश है, चाहे वो हिंदुइज़्म है, सिखिज़्म है। हमने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में सबसे पूछा, हर आदमी ने ये कहा कि यार इसको खुदा के लिए रोको फौरी, क्योंकि ये तो सबको ये मुल्क तबाह कर देगा। से किसी एक मसलक से इनका ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल हरगिज़ जो कि माशरे में शिद्दत पसंदी चाहते हैं। और ये अब अभी तक कितने लोग हैं जो गिरफ्तार हो चुके हैं? 120 लोग गिरफ्तार हो गए। इसको करना कैसे? इसको कानून के जरिए इसका हल है, इसका रोड के जरिए हल नहीं है, इसका एहतजाज के जरिए हल नहीं है, तोड़ फोड़ हल नहीं है। ये मुल्क मेरा है और आपका है, हमने बनाया है। इसमें पत्ता भी हिलेगा, गिरेगा तो मुझे दुख होगा। और मजहब के हवाले से तो इतनी शिद्दत पाई जाती है कि हम तो कोई बात सुन ही नहीं सकते हैं, कुजा इसके हम कुछ करें सुन ही नहीं सकते। देखिए अल्लाह कहता है कि वो मुझे अपनी जान से ज्यादा अजीज है, मैं कैसे सुन सकता हूँ। अल्लाह कहता है कि वो मुझे मेरी माएँ हैं, मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। फिर इशू क्या है कि हम इसको कानून के मुताबिक कैसे कर सकते? लास्ट मिनट हमारे पास, हम फौरी इसको साइबर क्राइम सेंटर जो है वहां रिपोर्ट करें ताकि ये मसला हल हो। अगर वो साइबर क्राइम खुद से कुछ एक्टिव है, खुद से हमने बहुत ज्यादा एक्टिव किया हुआ है। हर साइबर क्राइम 15 थाने हैं, हर थाने के अंदर ब्लास्फेमी यूनिट बन चुका है। वहां पूरी एक टीम बैठी है, वहां जाकर दरखास्त दें। अगर नहीं करते तो मैं हाजिर हूँ, मेरी टीम हाजिर है। लीगल कमीशन ऑन ब्लास्फेमी पाकिस्तान से रब्ता करें। हमारे फेसबुक, ट्विटर, हर चीज पे, वेबसाइट पे, हर जगह हम अवेलेबल हैं। लीगल कमीशन ऑन ब्लास्फेमी पाकिस्तान। आप हमसे राब्ते करें, हम उनसे राब्ता करते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो FIR भी दर्ज होगी, वो मुल्ज़म भी पकड़ा जाएगा। और एक आखिरी बात, जो तौहीन कर रहा है वो जो मर्जी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर ले, उसका सिर्फ दुरानिया बढ़ सकता है कि वो 2 महीने के बाद गिरफ्तार होगा, पकड़ा जाएगा। ये हमने IT एक्सपर्ट पकड़ चुके हैं, डॉक्टर पकड़ चुके हैं, प्रोफेसर पकड़ चुके हैं। वो लोग जो कहते थे कि हमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता, वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। बस बहुत शुक्रिया राव अब्दुल रहीम एडवोकेट साहब, आपने वक्त दिया बोल टेलीविजन को। नाजरीन, मुझे क्लोजिंग का कहा जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। मुझे मोहम्मद कामरान को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह के बाद। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करते हैं। तो
या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।